ये बात सबसे गलत है। इसका फाइनेंशियल जो हिस्सा देते थे वो हमारे हिंदू जागीरदार ज़मींदार ही देते थे। और विष्णु रामचंद्र रेड्डी को जब मारा गया तो उसके नाम, उस जिस औरत ने मारा था उसके नाम की हमने जब यूनिवर्सिटी बनाई है, तो फिर अवार्ड बेचारे गद्दार के नाम पे क्यों? वो भी तो बेचारे विष्णु रामचंद्र रेड्डी रजाकारों के सालार थे, उनके नाम से क्यों नहीं देते? देना है तो उनके नाम से दीजिए जनाब। ये ऐसे आदमी के नाम पे जिसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि लोग उसको मारने को जाएं। जब तक कि खुदा ने नहीं बुलाया वो नहीं गया। तो इतना आपको तमाम बातें बतला दी गई हैं कि क्या क्या हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड बना लिए हैं। कभी कश्मीर बना दिया, कभी केरला बना दिया, कभी ताशखंड बना दिया जहाँ पर जाके देखा भी नहीं था इन्होंने को। और अब रज़ाकार, तो रज़ाकार जो थे ये हमने उनको देखा है। ये ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 17 से 23 साल तक थी। बिल्कुल जैसे आप आज आप देख रहे हैं ना, आप लोग टिन का डब्बा लेके फिरते रहते, उसी तरह बेचारों को मारा गया। और एक और भी था, जब ये पनाहगुजी ना कर चादरघाट ब्रिज के नीचे बैठ गए थे तो 4 आने प्लेट बिरयानी देते थे। उस 4 आने प्लेट की बिरयानी ये बच्चे खा के कॉलेरा में मुब्तला होकर मरते थे। ये तमाम बातें बता देनी चाहिए ना भाई कि रज़ाकार बेचारे क्या करें। सिर्फ और एक बात ये भी तय कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि रज़ाकारों को निज़ाम सेवंथ ने किसी किस्म की कोई माली या कोई हथियारों की मदद नहीं की। कहा जाता है कि वो सिडनी कार्टर आने वाला था और वो लेकर आने वाला था हथियार। तो कासिम रज़वी साहब ने, एक कर्नल थे यूसुफ मिर्ज़ा साहब, हुमायूं मिर्ज़ा साहब के भतीजे थे, वो अब नहीं है दुनिया में, तो उनको भेजा गया था कि आप जाके लाइए। तो बेचारे हकीम पेट पे गए, ठहरे रहे, हथियार आएगा हथियार आएगा। तो बहुत हथियार आया था, 8 ईंट उनको मिले थे। और जो बच्चों को हथियार दिए गए थे वो थे जिंदा तिलस्मात की छोटी छोटी शीशियों में गैस का तेल। ये कहा गया कि आप फेंकिए और हो जाएंगे। अच्छा, जो मैच्योर मुसलमान थे, जिनका मतलब जिन्होंने समझा था कि क्या होने वाला है और किस तरह से होगा, उन लोगों ने अपने बच्चों को मना किया था जाने के लिए। तो कुछ गए। बहुत बड़ा नाम जो है जो मना किया है वो है महबूब हुसैन जिगर साहब का, जो सियासत के रूह रवां थे। और उन्होंने अपने भाई इब्राहिम जलील साहब को, जो बहुत बड़े राइटर थे उर्दू के, उनको कहा कि आप अगर रज़ाकारों के साथ रहेंगे तो मेरे घर में नहीं आना। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, ये तो खैर बहुत बड़ा नाम है और मैच्योर आदमी है। मेरे मोहल्ले में, मेरे घर के बाजू में एक साहब रहते थे, वो मेरे दादा के साथ घर बना लिए थे अपना, तो वहीं रहते थे। पूरा महल्ला हिंदुओं का था, वो बेचारे वहाँ रहते। तो जब ये रज़ाकारों की बात आई और उनसे कहा, उनका छोटा भाई कहा कि मैं रज़ाकार हो जाता हूँ, तो उन्होंने कहा रज़ाकार हो गए तो मेरे घर में नहीं आना। तो वो मेरे वालिद के पास मुकदमा लेके आए थे कि मुझे घर में नहीं आने देना। तो मेरे वालिद बेचारे क्या कहते कि बड़ा भाई है भाई, जो तुमको बोले वो सुनना चाहिए। और हकीकत यह है कि जब वो रज़ाकार में गए तो फिर हमने उनको वापस नहीं देखा। तो ये जो बात बात पे ये कहना कि साहब वो मुसलमान ही गलती करने वाला गलती ही करता है, वो ना मुसलमान होता है ना वो हिंदू होता है। कातिल को आप हिंदू मुसलमान का नाम मत दीजिए। कातिल कातिल होता है, मुजरिम मुजरिम होता है, उसका किसी मज़हब से कोई लेन देन नहीं होता। अगर उसको मज़हब के बारे में मालूम हो जाए तो फिर वो कभी गलती नहीं करेगा। पहले तो उसको अपना मज़हब ही नहीं मालूम होता। बस अगर उससे पूछो कि भैया आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, तो बहुत सारे मुसलमानों को नहीं मालूम कि तहज्जुद की नमाज़ भी होती है। किसी बेवकूफ़ हिंदू से पूछो कि तुम 1 बजे के बाद घंटी क्यों बजाते हो, हरगिज़ घंटी बनाना मना है। 1 से 3 तक किसी हिंदू को पूजा करना मना है। लेकिन आप देखोगे चार मीनार के पास लगा के घंटियाँ बजाता, क्योंकि नमाज़ पढ़ने वालों को डिस्टर्ब हो जाए। इस किस्म की बदतमीज़ी को आप मज़हब का नाम नहीं दे सकते। मज़हब जो है बहुत ही प्योर और बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपके दिल का खून है, उतना साफ होता है। आप उसी सफाई के साथ रहिए। तो अगर हम ये जो फिल्में बना रहे हैं इनको आप
पॉलिटिकली किसी भी दे दीजिए, जिस पार्टी के साथ वो रहना चाहते हैं रहिए, लेकिन वो न हिंदू है न मुसलमान है। अभी थोड़े से क्लिप्स बताए तो मुझे अफसोस हुआ कि ये बदतमीज़ी का मुजाहरा क्या किया गया। हमने देखा है ये जब हैदराबाद को इंडियन यूनियन में दिया गया तो उस वक्त का हमने देखा है। और आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो जफरुल हसन साहब का है, जो दक्कन रेडियोस के जो थे, समझिए वही डायरेक्टर थे, वही पीजी थे, सब कुछ थे। और जब कासिम रजवी साहब, उन्होंने लिखा है, कासिम रजवी साहब वहाँ पहुँचे और कहा कि मैं तकरीर करूँगा ताकि लोगों में जोश आ जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देवड़ी से बात करता हूँ। और उन्होंने देवड़ी को फ़ोन किया, ये उन्होंने लिखा है अपनी गुज़िश्ता हैदराबाद में। तो देवड़ी को उन्होंने बात की, देवड़ी से जो है 2 आदमी गए, एक थे अलियावर जंग साहब, दूसरे थे मेहदी नवाज जंग साहब, और बड़ी आराम से कासिम रजवी साहब को गाड़ी में बिठाकर JN चौधरी के हवाले कर दिया। तो ये इल्ज़ाम के निज़ाम रज़ाकारों के साथ थे, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इसी तरह हर वो रज़ाकार ही लड़े नहीं, हिंदू भी लड़े, हिंदू बच्चे भी मारे गए, हिंदुओं ने फाइनेंशियल मदद भी की, जागीरदारों ने, ज़मींदारों ने। तो ऐसी फिल्में बनाकर इंतहाई बेहूदगी का हम मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए, हम लगाते हैं, पेड़ लगाओ कहते हैं ना, हमको कहते हैं कि दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ, वन महा उत्सव होता है, हम बबूल का दरख्त नहीं लगाते, हमको नीम का या पीपल का चाहिए। तो ये जो फिल्में बन रही हैं ये वैसे ही हैं जैसे बबूल का दरख्त, चलने वाले को कांटे से मारते रहेंगे। तो मैं आप सबसे एक मर्तबा गुजारिश करती हूँ कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं, कुछ ना करें तो आवाज़ उठाना चाहिए। आपको शायद महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ आपको। बुद्ध जी जा रहे थे तो एक सांप को मालूम हुआ कि वो हर एक को डस लेता है। तो बौद्ध ने कहा कि देखो सांप, तुम मत डसा करो। तो सांप बेचारा खामोश पड़ गया और फिर उसके बाद आने जाने वाले उसको पत्थर मारने लगे। फिर बौद्ध वापस आ रहे थे तो देखा कि वो ज़ख्मी पड़ा हुआ है। तो उससे पूछा कि भाई तुम ऐसे ज़ख्मी कैसे हो गए? तो उसने कहा आपने कहा काटो मत, तो मैं खामोश रहा। तो उन्होंने कहा मैंने काटो मत कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि फुनकारो मत। तो हमको आज फुनकार बताने की ज़रूरत है। हम वही फुनकार थे, हम मारने नहीं जा सकते किसी को। हम मुजरिम को भी मारने के लिए सोचेंगे जब तक कि उसका जुर्म साबित ना हो जाए, और अगर वो ज़िंदा है, उसको खुदा रखना चाहता है तो रखे, लेकिन हम किसी को मारने की बात नहीं करेंगे। हमको इस किस्म से ऐसी हरकतों के ख़िलाफ़ कम से कम फुनकार तो देनी ही है। शुक्रिया। ఇట్లా రజాకార్ లాంటి ప్రజల్లో విద్వేషాలను నింపేటువంటి సినిమాలు మరిన్ని తీయడానికి ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది. ఎందుకంటే చరిత్రలో వీళ్ళెవరూ భాగస్వాములు కారు. ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘ్ పరివార్ ఎప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో భాగస్వామి కాదు. రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కూడా భాగస్వామి కాదు. అందుకని ఈ ఉద్యమాల గురించి వాళ్ళు సినిమాలు తీసేటప్పుడు వాళ్ళకి చారిత్రక స్పృహ కానీ ఒక సరైన సమాచారం కానీ లేకుండా చేస్తారు. వాళ్ళ లక్ష్యం చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. 100 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్నది ఆర్ఎస్ఎస్కి సంవత్సరానికి. ఒక కార్యకర్త కొత్తగా దొరికాడు వాళ్ళకి 100 ఏళ్ల తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి రూపంలో. ఎందుకంటే ఇందాక స్కై చెప్పినట్టు ప్రత్యేకమైనటువంటి బలం నిజంగా బీజేపీకి ఆర్ఎస్ఎస్కి లేకుండే తెలంగాణలో. కానీ 10 ఏళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అండగాగినటువంటి ప్యాసివ్ వైఖరి, చివరికి వాళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి కూడా సిద్ధమైనటువంటి వైఖరి, ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ గ్రామానికి, అడవిలో ప్రతి గూడానికి విస్తరించడానికి కారణమైంది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానం ఆర్ఎస్ఎస్ బలోపేతం కావడానికి తోడ్పడుతున్నది. దాంట్లో భాగమే రజాకార్ సినిమాకి అవార్డు కూడా అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నిజంగా తెలంగాణ సినిమా అంటే ఏమిటి? తెలంగాణ వాస్తవ చరిత్ర మీద ఇంకా చాలా నమోదు చేయాల్సిన సినిమాలు, రావాల్సిన కథనాలు అనేకం ఉన్నాయి. ప్రజల పోరాటాల్లో నుంచి రావాల్సిన సినిమాలు ఉన్నాయి. ఒక్క మా భూమి ఒకప్పుడు వచ్చింది, ఒక్క కొమరం భీం తర్వాత ఎప్పుడో కొంచెం వచ్చింది.
కానీ ఇంకా వందలాది ప్రజల పోరాటాలలో నుంచి రావాల్సిన సినిమాలు అనేకం ఉన్నాయి. అవి నిర్మించడానికి మన దగ్గర నిర్మాతలు లేకపోవచ్చు, లేదా వాళ్ళకి అంత ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవచ్చు. ప్రభుత్వం పూనుకొని చరిత్రను రికార్డ్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేయొచ్చు. లేదా ఇవాళ తెలంగాణ కల్చర్లో నుంచి, తెలంగాణ సంస్కృతి అనండి, లేదా తెలంగాణ జీవితంలో నుంచి వస్తున్న కొన్ని సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిల్లో లోటుపాట్లు ఉండొచ్చు, బలహీనతలు ఉండొచ్చు, కానీ మంచి నటులు ఎదిగి వస్తున్నటువంటి తెలంగాణ కూడా ఉంది. నువ్వు అవార్డులు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఒక పుష్పరాజుకి, అల్లు అర్జున్కో లేకపోతే బాలకృష్ణకో కాదు, తెలంగాణలో ఎదిగొచ్చినటువంటి ప్రతి నటుడికి ఒక ఉత్తమ అవార్డు ఇవ్వాలి కదా. అటువంటి సినిమాలకు కదా నువ్వు ఇవ్వాల్సింది. వీళ్ళు ముందు లిస్టు రాసుకొని అవార్డులు ప్రకటించారని అనిపిస్తున్నది. ఒక కుటుంబానికి ఒక అవార్డు చొప్పున వాళ్ళకు పంచి, ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులకి, ఆంధ్ర సినిమాకి, ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఇవ్వాలి కనుక ఒక పనికి మాలిన చరిత్రని తప్పుదారు పట్టించినటువంటి రజాకార్ సినిమాకి ఇచ్చినటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. అందుకని చరిత్ర వ్యాఖ్యానమే తప్పు అనుకున్నప్పుడు దానికి అవార్డు ఇవ్వడం మరింత పెద్ద తప్పు అవుతుంది. ఈ విషయం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అవార్డులతోనే ముగిసినటువంటి వ్యవహారం కాదు. మొత్తంగా ఆ భావజాలానికి బలోపేతం చేసేటువంటి వైపు వ్యవహారాలు నడుస్తున్నాయి. అందుకనే మొత్తం బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, ముస్లింలను ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాయో పాలక మండలి నుంచి లేదా ప్రభుత్వాల నుంచి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో అదే చేసింది. ముస్లిం మంత్రివర్గంలో లేకుండా చేయడానికి పూనుకున్నది. నిన్నటికి నిన్న గోశాలల నిర్మాణం కోసం రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక 100 ఎకరాల దళితుల భూమిని గుంజుకోవడానికి నిర్ణయించారు. అక్కడ గోశాల నిర్మాణం చేస్తాం, మీరు భూమిని ఖాళీ చేయండి అని చెప్పి నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారు. అంటే దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం? ఒక గోశాల నిర్మాణం కోసం దళితుల చేతుల్లో భూమిని లాక్కోవడాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం? ఇది ఎవరి అజెండా? ఆర్ఎస్ఎస్ ఎజెండా మాత్రమే. అందుకని ఈ వైఖరులని మనం ఉమ్మడిగా వ్యతిరేకించాలి, ఐక్యంగా మాట్లాడాలి. ఆలస్యమైనా సరే అందరం కలిసి పనిచేయాలి. అదే సందర్భంలో ఒక స్పష్టమైనటువంటి డిమాండ్ మనం పెట్టవలసింది, ఇటువంటి పనికిమాలిన అవార్డులు ఇచ్చేటువంటి దానికి గద్దర్ పేరు తీసేయండి. ఎందుకంటే గద్దర్కి ఒక చరిత్ర ఉన్నది. ఆయన బలహీనతలు ఉండొచ్చు, కానీ బలాలే ప్రధానం తెలంగాణ జీవితంలో. కానీ గద్దర్ పేరు మీద పనికిమాలిన సినిమాలకు అవార్డులు ఇవ్వడం అనేది మీరు కొనసాగించదలుచుకుంటే ముందుకు మీకు ఇష్టమైన ఏరే పేరు పెట్టుకోండి, గద్దర్ పేరుని ఆ అవార్డులకు కూడా తొలగించండి అనేది కూడా మనం డిమాండ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. లేకపోతే నిత్యం ఇదే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, గద్దర్ పేరుకు అవమానం, గద్దర్ పేరుకు అవమానం అని. ఎందుకు ఆ గద్దర్ పేరున సినిమాలకు అవార్డులు ప్రకటించినప్పుడు కొంతమంది వ్యతిరేకించాం, కానీ ప్రధానంగా మా గద్దర్కి కూడా గుర్తింపు వచ్చింది తెలంగాణలో అని భావించినటువంటి తెలంగాణ వాదులు కూడా ఉన్నారు. కానీ గవర్నమెంట్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అధికారం చెలాయిస్తున్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ప్రజల పక్షాన ఉండడం లేదు, సామరస్యం పక్షాన ఉండడం లేదు, ప్రజాస్వామ్యం పక్షాన ఉండడం లేదని మనం గుర్తించుకున్నప్పుడు గద్దర్ లాంటి పోరాట యోధుల పేరుతో కూడా చేసే పనులను కూడా మనం వ్యతిరేకించాల్సి వస్తుంది. అందుకని రజాకార్ సినిమా ఒక అలర్ట్నెస్ మనలో పెంచింది అని అనుకుంటున్నాను నేను. రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో మరిన్ని సినిమాలు ఆ దారిలో రాకుండా ఉండడానికి మనం ఐక్యంగా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం. Respectable gentlewomen and men, young friends, especially मीडिया मित्रुలకు సలాములు. सिनेमा अवार्ड्स सारे मुल्क में, देश में दिए जाते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो या और कोई वुड हो, और ये सारे जनता के पैसे से दिए जाते हैं. और मकसद ये होता है कि सिनेमा का जो रोल है समाज को एकजुट बांधे रखना, समाज में आपसी हमाहंगी पैदा होना, अगर कहीं कोई नफ़रत का पहलू होता है तो वो दूर होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, गलतफहमियाँ दूर होना, ये बहुत बड़ा रोल होता है स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले फिल्मों का. तो बड़ी अच्छी बात है, एक ज़रिया है ये कि
मॉडर्न दौर में, जदीद दौर में, कि इतने बड़े समाज को, इतना कॉम्प्लिकेटेड समाज को मुत्तहिदा रखने में मुआविन होता है। लेकिन अगर जो प्रोड्यूसर है या जो मैनेजमेंट है उस फिल्म का, अगर उसका जहन ख़राब होता है, नीयत ख़राब होती है उसकी, बदनीयती पर जो है वो कोई मैसेज समाज में लाना चाहता है, हाईलाइट करना चाहता है, तो आम जनता, हमारी तेलंगाना की मासूम आम जनता पहचान जाती है, हमें पहचान जाते हैं। मैं कभी फिल्म नहीं देखता मैं, लेकिन मारिया ने खुद कहकर वो स्क्रीन किया यहाँ पर एक 10 मिनट के लिए, तो बहरहाल वो एक पहाड़ हम जो कहते हैं ना, ऐसा गुजरा मुझ पर। उम्मीद है कि मेरे बुज़ुर्ग साथियों पर भी जो है यही कैफियत हुई होगी। आप अंदाज़ा लीजिए, फितरत है इंसान की फितरत है ये और बात है कि फितरत को दबाकर वो कुछ चीज़ों पर जो है अपने आप पर जुल्म करता है, आगे बढ़ता है, बर्दाश्त करता है। क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान जैसा, जिसका नाम हो, जिसकी फिज़िक इंसान जैसी हो, इंसान का जो तस्वुर आ सकता है, वो जो है और उस पर कुछ ऐसे उसके शार, निशानियां लगाकर, जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने इसीलिए कहा, इस्तेमाल किया है, इसीलिए उसको बहरहाल बढ़ावा मिला यहाँ पर ये सारी चीज़ें। उन्होंने ख़ुद कहा था कि एक भरे मजमे में कि इनको तुम इनके कपड़ों से पहचान सकते हो, इनके पहनने ओढ़ने की चीज़ों से पहचान सकते हो, इनके खान पान से पहचान सकते हो उनको, है ना। ये बातें कही गई थी, तो आप उसमें इसके सिवा कुछ और दिखाई देता ही नहीं। तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्वे भी करें। एक ऐसा दौर है कि कंपैरिजन का दौर है, ये रेशनैलिटी का दौर है, और ऐसे इसमें हमारे दरमियान में जितने हमारे साथी हैं गैर मुस्लिम हैं, हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। हमारा तो उठना बैठना डेली कम से कम एक सिटिंग तो कहीं ना किसी के साथ होती है, दूसरों से, गैरों से कहीं ना कहीं होती है। कहीं एक इंस्टेंस ऐसा बता दें कि उनको जो है कुछ ऐसा लगा हो कि हमारे कुछ हरकत से, बिहेवियर से जो है हमने कुछ ऐसी हरकत की है। सब लोग हैं, हम इंक्लूडिंग मैं अपने आप को एड्रेस कर रहा हूँ, हम सबको एड्रेस कर रहा हूँ, दूसरों को बोलने के बजाय, कि वो बताएं कि ये तुमने ऐसा किया, फलां टाइम ये किया। 72 साल हमारी अब ज़िंदगी में, चाहे स्टूडेंट लाइफ से लेकर, हमारी यूनिवर्सिटी की जो है ज़िंदगी से लेकर, कॉलेज की यानी एम्प्लॉयज़ की हैसियत से 36 साल लाइफ लेकर, फिर अभी जो है रिटायरमेंट के जो है 10वां साल चल रहा है लेकर, कहीं कुछ ऐसी बात हो जाए, बताए कोई। मोहल्ले से लेकर, गांव से लेकर, अभी जाकर आ रहा हूँ, चेवल्ला जाकर आ रहा हूँ मैं, एक शादी की जो है निकाह में तकरीर करके आ रहा हूँ मैं, निकाह की महफिल में। तो इतना जो है घिनौना अंदाज़ है। हमारे यूसुफ बाबा ने इसका इस्तेमाल किया, क्या है, नफ़रत की जो दुकान खोल दी गई है सारी भारत में। तो जाहिर है कि अपोजिशन लीडर को जो है क्या कहते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने का भी मौका मिल गया है। बहरहाल मुबारकबाद देते हैं कि याद करने पे इस मौके पर। तो ये, और वो सरकार जो अपने आप को सेक्युलर कहती हो, वो सरकार ऐसे माहौल में जहाँ खुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई सामने अल्टरनेटिव नहीं है। ये नहीं है कि चाहकर तो हम तुमको वोट नहीं दिए हैं, चाहकर प्रायोरिटी या हमारा जो है कोई कि तुमको देना है, तुम ही कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हमारे सामने अल्टरनेटिव नहीं था, हम आपको अल्टरनेटिव समझा, मुतबादिल समझा, कुछ ना कुछ नए मामू से नकटे मामू ठीक है। लेकिन अफसोस ये है कि वो नकटे मामू की काबिल भी आप नहीं रहे। बोल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपका क्या ताल्लुक़ था, एबीवीपी से ताल्लुक़ था, स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छा है, रह सकता है, रहने दीजिए, हम कभी एतराज़ नहीं कर रहे हैं किसी के इस पर। लेकिन अफसोस, जब ये काम आ रहा है, आपके ज़िम्मे आ रहा है, आपका सेंसर बोर्ड इसको जो है पास करता है। अभी मेरे साथी ने जो है, रवि चले गए क्या, है ना, अभी नहीं सॉरी, हमारे क्या नाम है, आपने दिया ना वो
महात्मा ज्योतिबा फुले पर जो फिल्म बनाई गई उसको आपने परमिशन नहीं दिया। और महात्मा ज्योतिबा फुले की जो जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को चलाने के लिए वो बीसी थे, ये भी नहीं मालूम है। ये भी नहीं मालूम है सर इन लोगों को, प्रोफेसर साहब, इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि वो क्या थे। आपने बताया कि वो बीसी थे। आज बीसी की आबादी हमारे मुल्क की जो है 60% से ज़्यादा आबादी है। उनके अपनी कम्युनिटी के लिए तालीम का इंतज़ाम करने के लिए, खुसूसन लड़कियों के लिए, पूना में जब वो कोशिश किए वो अपनी बीवी सावित्री बाई के साथ मिलकर, तो उनको जो है मोहल्ले में, स्ट्रीट में क़दम रखने की इजाज़त नहीं थी। और जब वो इस्टेब्लिश किए तो जाहिर है उनका जो कोऑपरेशन करने वाले मुसलमान थे। उस्मान शेख और फातिमा शेख दोनों, इन दोनों के ताउन से बिल्डिंग मिली उनको। तब भी जो है उनको स्कूल जाने का मौका नहीं देते थे। रास्ता भर जो है डंग जिसको कहते हैं गोबर को चुनकर लाकर उन पर फेंका करते थे। तो सावित्री बाई एक एक्स्ट्रा जो है साड़ी को अपनी बैग में कैरी करती थी, स्कूल आने के बाद बदलती थी उसको। लड़कियों के लिए तालीम फैलाने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था। और किसका कोऑपरेशन मिला? एक मुसलमान औरत का कोऑपरेशन मिला उनको। ये पहलू कहीं नहीं बताने की कोशिश करते। ऐसे तो फाइल बनाइए, ऐसे ये अच्छे है ना आपके लिए। कब तक जो है वो कीड़े निकालते जाएंगे, बस कीड़ों को देखते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो नफ़रत की जो है जहनीत बहुत ही परागंदा जहनीत बन चुकी है। तो बहरहाल इस सिलसिले में हमारे पास तो ये नहीं है साहब कि ये इतना वक्त भी हम बेकार कर रहे हैं, समझता हूँ मैं बेकार कर रहा हूँ। आपका समा खराशी जिसको कहते हैं, कि अफसोस का मुकाम ये है कि क्या कॉमन सेंस इतना हमको नहीं है, सबको है। अब हमको करना क्या चाहिए? ठीक है, आवाज़ तो उठा रहे हैं आज, हम शुक्रगुजार हैं APRC के, APCR के, कि उन्होंने ये मौका फराहम किया यहाँ पर। लेकिन मैं फिर एक अहम बात की जानिब जो दस्तूरी है उधर मैं अपनी और आपकी तवज्जो चाहते हुए अपनी जगह लूँगा। वो ये है कि अब इस माहौल में अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस हमको जो करना है, आवाज़ उठाने का एक मौका है। आवाज़ के साथ हमको सरकारों को सबक सिखाने का भी मौका है इसी दस्तूर के तहत। वो है वोट का हक़ है। वोट का हक़ जब हमको मिलता है, उसको इस्तेमाल करने का मौका आता है, तो उसको हम इफ़ेक्टिव अंदाज में इस्तेमाल करें। हम जैसे कि करके दिखाए हैं, आज तक कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हो रहा है, हम इधर उधर से जाकर कहीं हमको अल्टरनेटिव नहीं मिलता है तो फिर उन्हीं किसी के गोद में जाते हैं। हम ये संभल कर जो है हम दें, 1 to 1 एक इंडिविजुअल को के सिलसिले में हम फैसला करें। और उसको जो है हम ये कर, इतनी मेहनत है, साल भर करते हैं, 5 साल तक करते हैं, अल्टीमेट जाकर जो है वो मौके पर जो है हम किसको देते हैं, फिर भी किसको गद्दी पर बिठाते हैं। ये भी एक सवालिया हमारे लिए ये है, अफसोस का मुकाम है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने का। काफ़ी लोग बात करने वाले हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, 1-2 मिनट में ज़्यादा ले लिया। और मैं अब मेरी जगह उधर है, मैं वहीं बैठ जाऊँगा। मैं गुजारिश करूँगा हमारे ऑनरेबल जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, कि वो भी अपनी बात करते उधर आकर बैठ जाएं, क्योंकि नीचे जो बैठे हैं उधर आ जा सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए मैं APCR का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अहम मुद्दे पर पूरी सिविल सोसाइटी को एक जगह जमा करने का काम किया गया है। ये जो रज़ाकार फिल्म बनाई गई है वो दरहकीकत जो दक्कन की तारीख़ है, दक्कन की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने, इसको कम्युनल रंग में बताने का एक ख़तरनाक गेम BJP की तरफ से खेला जा रहा है। ये BJP की ये तारीख़ रही है कि वो हिस्ट्री को कम्युनल लाइंस पर डिस्टॉर्ट करने और उसको चेंज करने की पूरी कोशिश करती है, और वो उसके लिए बहुत सारे काम भी कर रही है। और उसके लिए इसको पेश करने का जो बेहतरीन रास्ता है वो सिनेमा है। तो आज हम देख रहे हैं कि BJP की जानिब से इसका पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है और अलग अलग तरीक़े से कम्युनल लाइंस पर फिल्म्स बनाए जा रहे हैं। उसको आज़ादी के साथ आज़ादी भी दी जा रही है कि वो उसकी सेंसरशिप नहीं होती है, और पूरी आज़ादी के साथ कम्युनल लाइंस पर उन फिल्मों को पेश करने का उनको पूरा मौका मिल रहा है। तो ऐसे में BJP चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए से एक अनटचेबल तैयार किया जाए,
और मुसलमानों को अदराइज़ किया जाए और जो हिस्ट्री है उसको गलत तरीके से पेश करते हुए एक मुसलमानों को एक नया अनटचेबल वो बनाने की कोशिश कर रही है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी इसको अवार्ड दिया गया है। तो दरहकीकत ये रेवंत रेड्डी की जानिब से इसको अवार्ड देना इस फिल्म को लेजिटिमेसी देता है। हम समझते हैं कि शायद रेवंत रेड्डी दक्कन की हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है, उनको मालूम नहीं है दक्कन की तारीख़। जिस ऑपरेशन पोलो पर बीजेपी जश्न मनाती है वो दरहकीकत यहाँ की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो हमारी पहले तो ये रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश है कि वो आप यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं तो आप पहले दक्कन की तारीख़ से वाकिफ़ हो जाएं, यहाँ पर जो जो मजालिम हुए हैं, यहाँ पर जो जो एट्रोसिटीज़ हुए हैं उसका भी सही तरीके से उसका इल्म ले लें, तभी जाकर आपके एक्शंस में वो चीज़ें झलकेंगी। उसी का नतीजा ये है कि वो शायद नावाकिफ़ है या फिर उस बीजेपी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो बीजेपी का एजेंडा पूरे मुल्क भर में है वो इस एजेंडे को इस रियासत में भी लागू करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आयरनी की बात यह मुनाफिकत आप देखिए कि पूरे मुल्क में राहुल गांधी घूमते हैं और बीजेपी का जो संघी एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं और मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। लेकिन उनके ही रूलिंग स्टेट्स में हम देखते हैं कि उसी संघी एजेंडे पर काम किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मुनाफिकत है जिस पर कांग्रेस के हाई कमान को भी देखने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वो अपनी उस फाइट में, अपनी जंग में क्या वो सच्चे हैं जो पूरे मुल्क भर में घूम के वो लड़ रहे हैं। अगर वाकई में वो सच्चे हैं तो फिर उनके जो गवर्निंग स्टेट्स है तो वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात पेश नहीं आएंगे। ये सिर्फ इस मसले तक महदूद नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि जिस वक्त से कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में हुकूमत में आई है उस वक्त से अलग अलग किस्म के एंटी मुस्लिम वायलेंस हो रहे हैं, अलग अलग फसादात हो रहे हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स, बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं। रिसेंटली हम देखते हैं कि ईद के मौके पर भी 5-6 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर जो सो कॉल्ड गौ रक्षक हैं उनको आज़ादी दे दी गई। और हम देखते हैं कि पूरा होम डिपार्टमेंट ये सब सीएम के हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर का डिपार्टमेंट सीएम के हाथ में है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जो रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट कहे या फिर रेवंत रेड्डी के अंडर कहे, कि वो इस सिस्टमेटिक अंदाज में यहाँ के मुसलमानों को अदराइज करने, उनको अनटचेबल करने की पूरी वो कोशिश कर रही है। तो हम कांग्रेस हाई कमान से भी ये हमको डिमांड करने की ज़रूरत है कि वो जहाँ पर पूरे मुल्क भर में इसके ख़िलाफ़ लड़ रही है, आरएसएस के इस एजेंडे के ख़िलाफ़ लड़ रही है, तो उनके स्टेट्स क्यों नाकाम हो रहे हैं उस एजेंडे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। जहाँ पर वो रूलिंग में है वहीं पर इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो कांग्रेस का जो हाई कमान है, सेंट्रल लेवल की लीडरशिप है, ख़ास तौर पर राहुल गांधी है, तो उनको भी ये गौर करने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पर अपनी इस एजेंडे में नाकाम हो रहे हैं। तो हमको एक ये जो APCR की पहल है, ये खुशी की बात है कि एक पूरी सिविल सोसाइटी इस इशू पर सामने आई। लेकिन अभी इन जैसे जो बहुत सारे इश्यूज़ है इस पर हमको एक मास मूवमेंट खड़ी करने की ज़रूरत है। इस पर हम अगर खामोश बैठेंगे, इन इश्यूज़ पर अगर हम खामोश बैठेंगे तो आगे ऐन मुमकिन है कि ये पूरा का पूरा माहौल बीजेपी के लिए यहाँ पे रास्ते हमवार करेगा। तो हमारी ये कोशिश हो कि यहाँ पर एक ऐसी सिविल और एक ऐसी मास मूवमेंट खड़ी हो जो इस एजेंडे के ख़िलाफ़ काम करे, जो ये जो जुल्म ज़्यादती हो रही है और जो आरएसएस का जो एजेंडा यहाँ पर नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके ख़िलाफ़ हमको एक मास मूवमेंट खड़ी करने की ज़रूरत है। और इससे ही इंशाल्लाह इस पूरे मास मूवमेंट के अंदर आप लोगों के साथ रहेगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायस पर तशरीफ़ फरमा सभी दानिश्वर हजरात और हमारे सामने बैठे हुए सभी सहाफ़ी को मेरा सलाम। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस पार्टी की एक अलाई पार्टी भी है। खैर, मैं आज ये APCR की जो ये मुहिम छेड़ी गई है, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। ये तो आज ये जो APCR की जानिब से जो ये मुहिम छेड़ी गई है और जिस तरीके से गदर साहब के नाम पर ये जो अवार्ड रज़ाकार जो मूवी है उसके ऊपर दिया गया है, ये बेहद ही अफसोस है। क्योंकि ये जो अगर आज गदर साहब रहते तो शायद वो बेहतर बता पाते कि भाई
कि रज़ाकार दरअसल किसे कहते थे और रज़ाकार का रोल क्या था, रज़ाकार कौन थे, और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर जो एक कम्युनल डिवाइड यहाँ पे, अब देखिए ये सिनेमा जो है, पहले हम लोग भी सिनेमा देखते थे, मैं तकरीबन जब कॉलेज में होता था तो सिनेमा का रोल, सिनेमा एक जो है एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, ये एक आईना है, इस तरीके से हम मानते थे। तो दरमियान में जो है सिनेमा की जो है वो में चेंजेस भी आते गए, और कई पुराने दौर में जो है एक अच्छा आदमी हुआ करता था, उसके ऊपर फिल्में बनती थी, एक सच्चा आदमी हुआ करता था, उसके ऊपर फिल्में बनती थी। दौर के बदलने के साथ साथ जो है एक ऐसी भी चीजें होने लगी कि भाई एक दाढ़ी वाला इंसान है, एक उसकी एक शक्ल होती है, उसको विलन की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा था। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत अरसे से इस तरीके से होता जा रहा है। सिनेमा इसी तरीके से बदलता हुआ, और ये खासकर अब की बात नहीं है, ये कुछ अरसे से जो है एक कम्युनिटी को जो है एक बैड लाइट में पेश किया जा रहा है। तो इसको पहले समझने की जरूरत है। और आज की तारीख में, जैसा कि इससे पहले भी जो है, ये अब 10 साल से तो जो है 10-12 साल से जो है बीजेपी की हुकूमत है। तो ये जो सिनेमा है, मैंने पढ़ा है, ये नाजीज जो है इस्तेमाल किया करते थे उनके दौर में एक सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए। दे यूज्ड एक्सटेंसिवली यूज्ड सिनेमा एज ए टूल टू डिवाइड द सोसाइटी। वो लोग किया करते थे। तो आज उसी के साथ साथ ये भी लोग जो है यहां पर जो है डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कम्युनल फ्लेयर अप, मतलब दे आर ट्राई टू गिव सम कम्युनल फ्लेयर अप टू दिस, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यानी मतलब ये अवार्ड देना भी एक जो है बेहद अफसोसनाक है। हमने भी जो है ये टीजर जब रिलीज हुआ था, हमने बिल्कुल एहतजाज किया था इसके ताल्लुक से कि ये टीजर खुद जो है गलत है, और इसको जो है खासकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, रजाकार मूवमेंट जो है ना, अगर आप जाएं ऑपरेशन पोलो, जिसमें जो विक्टिम था उसको कल्प्रिट बनाया जा रहा है, और जो कल्प्रिट था उसको विक्टिम बनाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल उल्टा पलट के जो है इस तरीके से बताया जा रहा है। इससे पहले भी कश्मीर फाइल्स, अब देखिए एक ऐसी भी फिल्म आई थी, हम 2 हमारे 12। तो ये सिर्फ ये मूवी रजाकार की बात नहीं है, बल्कि इस तरीके की मूवीज को जो है इस तरीके का जो है एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इसके लिए हमें जो है हमारे सभी भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को जो है एक काउंटर नैरेटिव सेट करने की जरूरत है। हमें एहतजाज करने की जरूरत है। हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो अगर समझो कि भाई ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ आपकी जो है आज़ादी है, तो इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि भाई सारे इंस्टीट्यूशंस, अब फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड खुद, अब जो देखिए बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो है कोर्ट्स वगैरह में जो है ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं, तो अब सेंसर बोर्ड क्या करेगा। तो इसको जो है अवेयरनेस और जो है एक हम पब्लिक मूवमेंट चलाएं, ऐसे सेमिनार्स हों। मैं बेहद ही जो है शुक्रगुजार हूँ APCR का जो है मुझे दावत दी, और मैं इस पे बार बार जो है वो चाहे कश्मीर फाइल्स हो या फिर दूसरे केरला स्टोरी हो, हम बार बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से हम आवाज़ उठाते रहे हैं। और जो है इस तरीके के जो मूवीज अभी आ रहे हैं, हम नुमाइंदगी करेंगे हम रेवंत रेड्डी साहब। अब रेवंत रेड्डी साहब किस स्कूल से आते हैं ये आप सबको मालूम है। तो अब किसी को बदला नहीं जा सकता, हर एक की एक आइडियोलॉजी होती है। तो अब हम जो है, अरे हम अच्छे समझ रहे थे, हम ऐसे समझ रहे थे, ऐसा नहीं है। हमारा समाज बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, और हमको करना क्या चाहिए। पहले ये चीजों पे हमको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये दानिश्वर हजरात, जितने भी आप सहाफ़ी लोग हैं, आपका भी बहुत बड़ा रोल है। आप सहाफ़ी हजरात जो है ना, इसको बताएंगे हिस्ट्री को जिस तरीके से डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, सिर्फ ये मूवी के जरिए से नहीं बल्कि और कई चीजों के जरिए से किया जा रहा है। तो हमको ये समझने की जरूरत है। मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, मैं मारिया मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट से भी हम मुताला करते हैं कि भाई वो फौरी जो है ऐसी चीज़ों को बंद करें, और ऐसे ऐसे अवार्ड्स देना बंद करें, और सोसाइटी को और जो है और पोलराइज होने से रोकें। मुझे मौका दिया गया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. ఎవరన్నా తెలుగు అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే క్షమించాలి. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం.
నేను సినిమా రంగంలో అంటే ప్రత్యక్షంగా ఒక 2 దశాబ్దాలుగా సినిమా రంగంలో తెలంగాణ నుంచి తెలంగాణ వరంగల్ లాంటి మారుమూల పల్లెటూరు ఒక దగ్గర నుంచి వచ్చి సినిమా రంగంలో సర్వే అవుతున్నాం. అయితే ఈ గద్దర వాడలు అనేటివి ఈ పేరు పెట్టే ముందే మేము సినిమా రంగం నుంచి బయటకు వచ్చి బహిరంగంగానే వ్యతిరేకించాం. అసలు ఆ పేరే ఈ అవార్డులో పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి వ్యతిరేకించాం. సరే, గవర్నమెంటు వాళ్ళ ప్రయారిటీసు వాళ్ళ ఉద్దేశాలు వేరుగా ఉండటంతో ఎవరు చెప్పినా కానీ వినకుండా ఆ గద్దర అవార్డు అని పెట్టారు. సరే, పెట్టిన తర్వాత ఇలాంటి పరిణామాలు ఏర్పడతాయని మనకు ముందే తెలుసు. అంటే రేపు ఎలాంటి సినిమాలకు ఇస్తారనేది అది ముందు నుంచి ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఉన్నది. దాని ఫలితమే ఇవాళ ఇలాంటి సినిమాలకు అవార్డులు ఇవ్వటం. అయితే ఎందుకు ఇట్లాంటి సినిమాలకు అవార్డులు ఇచ్చారు అంటే, బాలీవుడ్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడో మొదలుపెట్టింది ఇది. అంటే కేరళ ఫైల్స్, కాశ్మీర్ ఫైల్స్, చావా లాంటి చరిత్రను వక్రీకరించే సినిమాలతోటి మొదలుపెట్టి అది నిత్యం అది ఒక పరంపరగా అది కొనసాగిస్తూ ఉంది. అక్కడ దాదాపుగా 100,000 కోట్లు కూడా దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక చరిత్రను వక్రీకరించే సినిమాలు బాలీవుడ్లో కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు తీయిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన కొత్తగా ఇక్కడ మనకు ప్రవేశించింది ఇక్కడ ఈ సినిమా రూపంలో. అయితే మేము ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి ఇలాంటి సినిమాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, ఇంత చైతన్యం ఉన్న ఈ ప్రాంతం అంటే తెలంగాణలో దొరల గడిల్ని కూలగొట్టిన చైతన్యం ఉన్న ప్రాంతంలో ఇలాంటి సినిమాలు ఇవాళ తెలుగు సినిమా రంగంలో స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చూసుకున్నా కానీ ఇక్కడ మద్రాసు నుంచి హైదరాబాద్కు సినిమా రంగం వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ సినిమా మనది కాదు అని మొదటి నుంచి మనం వదిలేసాం. దాన్ని ఆల్మోస్ట్ దాదాపు వదిలేసాం. అందుకే ఇక్కడ మొదటి నుంచి కూడా ఈ తెలంగాణ సంస్కృతిని కించపరచడం, భాష యాసను కించపరచడం మీద సినిమాలు మొదటి నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇవాళ కంప్లీట్గా ఒక చరిత్రని వక్రీకరించే ఆ తెగింపుకు వాళ్ళు దిగజారారు. అయితే ఎందుకు ఇట్లాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి అంటే, ఇంత చైతన్యం ఉన్న ఈ ప్రాంతం నుంచి అదే చైతన్యాన్ని సినిమా రంగం దాకా మనం తీసుకురాలేకపోయినాం. సినిమా మనది కాదని మనం దాన్ని వదిలేయటం వల్ల ఇవాళ ఇలాంటి సినిమాలు తీసే వాళ్ళు తయారయ్యారు. మేము మొదటి నుంచి ఇక్కడ తెలంగాణ రాకముందు నుంచి కూడా మేము మొత్తుకుంటున్నాం, ఇక్కడ తెలంగాణకు ఒక కల్చరల్ పాలసీ ఏర్పాటు చేయండి, తెలంగాణ సినిమా రంగాన్ని డెవలప్ చేయండి అని చెప్పేసి మేము గవర్నమెంట్ని మేము పదే మేము తెలంగాణ రాకముందు నుంచి కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు. పట్టించుకునే వాళ్ళు లేనప్పుడు ఇట్లాంటి అష్టావక్రలే పుట్టుకొస్తాయి ఇక్కడ. ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఒక బలమైన కల్చరల్ పాలసీ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు, లేదంటే గవర్నమెంట్ తరఫునైనా కానీ పౌర సమాజం నుంచి కూడా ఒక సినిమా రంగాన్ని ఇవాళ ఇలాంటి సినిమా వచ్చిందని చెప్పేసి ఇవాళ మనం మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నాం. కానీ మొదటి నుంచి కూడా ఈ సినిమా రంగం గురించి కానీ తెలంగాణకు ఒక కల్చర్ ఉంది, ఒక చరిత్ర ఉంది, దాన్ని ఎత్తిపట్టే సినిమాలు రావాలి, లేదంటే ఆ కల్చర్ని మనం ముందుకు తీసుకుపోవాలనే విధంగా మాత్రం అంటే తెలంగాణ మేధావులు కానీ లేదంటే తెలంగాణ పౌర సమాజం కానీ దాని మీద కొంచెం తక్కువే కాన్సన్ట్రేట్ చేసిందని చెప్పడానికి నేను బాధపడతా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణ నుంచి కొంతమంది నిర్మాతలు, దర్శకులు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు కూడా ఆంధ్ర వాళ్ళు తీసే ఆ సోకాల్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాల ప్రవాహంలోనే పడిపోయి వాళ్ళు ఏదో 4 కాసులు చేసుకోవడానికి, 4 సొమ్ము చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ సినిమా రంగాన్ని, తెలుగు సినిమా రంగాన్ని దిగజార్చారు. మరి ఎందుకు అంటే, వాళ్ళకంటే అక్కడ పోరాటాలు చేసిన చరిత్ర లేదనుకుందాం, ఇక్కడ ఉంది కదా. ఇంత పోరాటాలు ఉన్న చరిత్ర, ఇంత చరిత్ర పెట్టుకొని దాన్ని మనం సినిమా రంగం దాకా ఎందుకు తీసుకురాలేకపోయాం? తీసుకురాకపోవటం వల్లనే ఇవాళ ఈరోజు ఇలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి. ఆ చైతన్యం సినిమా రంగం దాకా రాకుండా ఉంటే మాబూల్ చిల్లరదేవులు లాంటి సినిమాలు ఎందుకు వస్తాయి? ఇక్కడ కూడా కాశ్మీర్ ఫైల్స్ లాంటి సినిమాలు తయారవుతాయి ముందు కూడా. అంటే సినిమా రంగం అనేది అంటరాంది కాదు, అది కల్చర్ని, సినిమా రంగం మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియా. దాని ద్వారా మన కల్చర్ని కానీ మన ఐడియాలజీని కానీ లేదంటే మన చరిత్రని కానీ, నిజమైన చరిత్రని మన ప్రజల్లోకి మనం తీసుకుపోయినప్పుడు, లేదా కనీసం ఆ ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు ఇట్లాంటి సినిమాలకు అడ్డుకట్టబడే అవకాశం ఉంటుంది. అది రానంత వరకు, అది చేయనంత వరకు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఇట్లాంటి సినిమాలు ఇక్కడ తయారు కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ కొద్ది మందో తప్ప సినిమా రంగంలో, తెలుగు సినిమా రంగంలో అంటే మాబోటి వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉద్యమాల నుంచి రావటం వల్ల, ఆ స్పృహ ఉండటం వల్ల మేము చేసిన ప్రయత్నాలలో కొద్ది గొప్ప, నేను ఒక 3 సినిమాలు తీశాను డైరెక్టర్గా. ఆ 3 ఒకటి పొలిటికల్ కరప్షన్ మీద ఒక సినిమా తీశాను,
స్త్రీల సమస్యల మీద ఒక సినిమా తీశాను, శరణం గచ్చామని రిజర్వేషన్స్ మీద ఒక సినిమా తీశాను. అంటే మేము ఏటికి ఎదురీదే ప్రయత్నం చేశాం. దానికి మాకు పౌర సమాజం నుంచి మాకు సపోర్ట్ దొరికింది, కానీ అనుకున్నంత దొరకలేదనే చెప్పొచ్చు. అంటే మేము ధైర్యం చేసి ఒక అడుగు వేసినా కానీ భుజం తట్టే పరిస్థితులు మాకు ఇక్కడ లేవు. ఎందుకంటే మేము ప్రత్యక్ష బాధితులను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ మనం ఇలాంటి జరిగినప్పుడు మనం హాల్ మీటింగ్లో నలుగురం కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం కాకుండా దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి, లేదా మన వంతుగా మనం ఏం చేయగలం పౌర సమాజం నుంచి, అంటే మన కౌంటర్కి ఏం చేయగలం అంటే ఇలాంటి సినిమాలు వస్తామంటే వాటిని ఖండించుకుంటూ, లేదంటే ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని దాన్ని విమర్శించుకుంటూనే వెళ్దాం. దాని కౌంటర్కి మనం ఏం చేయగలం అంటే బయట సమాజం వెలుపల, సినిమా రంగం వెలుపల మనం ఎలా ప్రతిఘటించగలం, సినిమా రంగం లోపల ఎట్లా ప్రతిఘటించగలం, సాంస్కృతికంగా మనం వాటిని ఎట్లా ఎదుర్కోగలం అనేది ఒకసారి సినిమా రంగం వెలుపల ఉండి సినిమా రంగానికి గురి పెడితే అక్కడ ఫలితాలు తక్కువ ఉంటాయి. అంటే దాంట్లో కూడా దిగిపోయి మనం ఏమైనా చేయగలమా, బయట నుంచి చేయగలమా, లోపల నుంచి చేయగలమా అనేది మేధావులు, పెద్దలు, పౌర సమాజం అందరూ ఆలోచించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Thank you so much for giving me this opportunity to talk about Razakar and the bill we have filed, APCR has filed. मेरे साथ उस दिन कोर्ट में जो और एक शख्सियत थी जो मेरे सपोर्ट में उस दिन खड़े थे, वो यहाँ मौजूद हैं, एडवोकेट शकील भाई. मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आएँ ऊपर स्टेज पर. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि APCR से मेरा ताल्लुक़ रहा है और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह. जब ये मूवी रिलीज़ होने को थी तो ये सवाल हम APCR ने बैठ के इस पे पहले सोचा. ऐसे ही हम कोर्ट को नहीं चले गए थे. हमें पता था कि कोई फेवरेबल जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद APCR ने ये हिम्मत की, ये भी ना देखे कि क्रेडिट मतलब उसकी एक अच्छी जो भी इसका नतीजा होगा, लेकिन हम इसका जो असर है इसको क्या हम कर पाएंगे सोसाइटी पे, ये स्ट्रैटेजिकली सोच कर ही हम गए थे. और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था. हमने फिल्म सर्टिफिकेशन को सेंसर बोर्ड की चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि ये पता था जो सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन देकर सर्टिफाई करके भेजती है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो इसको रिकंसिडर करे या रोके. तो हम सीधे कोर्ट चले गए थे अपनी पिल लेकर कि रज़ाकार की रिलीज़ पर स्टे दी जाए. हमने कोर्ट को प्रे किया था कि वो रज़ाकार की रिलीज़ पर स्टे दे. दूसरी चीज़ ये कि एक अमाइकस क्यूरे अपॉइंट करे, देखे कि ये फिल्म कैसी है और किस तरह कम्युनल डिसहार्मनी को फैलाती है. अब नतीजतन ये हुआ. थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं. जो प्रोड्यूसर इसके पीछे हैं गुदुर नारायण रेड्डी, वो खुद बीजेपी और आरएसएस के खास सीधे उसका हिस्सा हैं. और सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए ये मूवी बनाई गई थी ताकि यहाँ का अमन ख़राब किया जाए और बीजेपी अपनी पॉलिटिकल गेन तेलंगाना में बना सके और अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके. वो इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि इसका पस मंज़र, ये जब मूवी पहली बार रिलीज़ होने को थी तो उन्होंने स्ट्रैटेजिकली बीजेपी ने प्लान किया था कि ये तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से पहले रिलीज़ की जाएगी. और ख़ुद नारायण रेड्डी भोंगीर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे थे. बहरहाल किसी वजह से ये मूवी सिल्वर स्क्रीन को हिट नहीं कर पाई. लेकिन फिर उन्होंने स्ट्रैटेजिकली जनरल इलेक्शंस 2024 के जो जनरल इलेक्शंस थे बाकायदा स्ट्रैटेजिकली प्लान कर उस वक्त रिलीज़ करने के लिए रखा. और हमको APCR को ये अंदाज़ा था कि इसका कितना दूर तक कितना गहरा असर हो सकता है और आने वाली नस्लों तक इसका इस नफ़रत की जड़ें कितनी मजबूत हो सकती हैं. तो इसको ही कम करने, ये जानते हुए, जैसे हमने कश्मीर फाइल्स को देखा, केरला फाइल्स को देखा, हमारे 12 में भी APCR सुप्रीम कोर्ट बार बार गया है. और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब एक बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के नाम पर या आर्ट के नाम पर जब कोई जजमेंट या ऑर्डर पास कर देता है तो हाई कोर्ट्स की कोई मजाल ही नहीं कि वो उसके बरखिलाफ कोई दूसरा ऑर्डर दे. तो ये जानते हुए हम वहाँ पहुँचे. लेकिन हुआ ये कि क्योंकि वहाँ कोर्ट ने ये कहा कि आपने
सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं किया, कोई हम इफेक्टिव ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको ये लिबर्टी दी गई थी कि कोई भी एनी अदर रिकोर्स ऑफ लॉ हो तो आप उसमें रेमेडी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन यहाँ पर शकील भाई भी हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हमने किए और जो मीडिया कवरेज उसका हुआ, हमारे प्लान के मुताबिक कोर्ट की आवाज़ क्योंकि गूंजती है और लोगों को ज़्यादा समझ आती है, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उसकी बिना पर अल्हम्दुलिल्लाह असर ये हुआ कि सारे थिएटर्स खाली पड़े रहे और बीजेपी के लोगों को बस में लोगों को भर के पैसे दे के लाकर उस मूवी को दिखाना हुआ। बहरहाल ये उस वक्त बात थम गई और कम हो गई, लेकिन हैरत यह है कि हमारे प्रेजेंट सीएम रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आने के लिए बहुत बड़ी बैकबोन और सपोर्ट ये सारी सिविल सोसाइटीज रही हैं जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ निकली थी। लेकिन जब से मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन जब से हमने तमाम की स्पीच में सुना हमारे सीनियर्स की कि रेवंत रेड्डी साहब फलां फलां स्कूल से आते हैं, हमने रेवंत रेड्डी साहब को नहीं चुना, हमने कांग्रेस को पावर में चुना। कांग्रेस की आइडियोलॉजी की वजह से हमने कांग्रेस को पावर में लाया। कांग्रेस ये बिल्कुल ना भूलें कि वो जो भी कैंडिडेट भेजेगी वो इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए भेजे। कांग्रेस ये जान ले पिछले 10 साल से किसी भी स्टेट में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन मुसलमानों की सपोर्ट और वोट की वजह से आज और सिविल सोसाइटी की सपोर्ट की वजह से वो आज पावर में है। कांग्रेस हरगिज ये ना भूलें, कांग्रेस के अंदर जो भी आ जाए वो अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी को भूलकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर ही काम करे, ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहती हूं। दूसरी बात ये कि कांग्रेस से हमको ये उम्मीद है कि वो सेक्युलरिज्म बरकरार रखेगी, नफरत को कम करेगी, कम्युनल डिसहार्मनी को कम करेगी, हेट स्पीच को कम करेगी, और जो मोहब्बत की दुकान का नारा लगाकर निकले हैं कांग्रेस के सुप्रीमो, प्लीज इस प्लेटफॉर्म से हम तमाम की सिविल सोसाइटीज की और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की ये बात सुन ले कि आपके पावर में आने के बाद हमको उम्मीद है कि आप अपने आइडियोलॉजीज को स्टिक करेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर तेलंगाना में जो इश्यूज हो रहे हैं उस पर भी नजर कांग्रेस सुप्रीमो डाले। जैसे अनसुनी रेवंत रेड्डी साहब ने जैनूर का मामला कर दिया, हेट क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बकरीद की ईद सेलिब्रेट करना इतना मुश्किल दुश्वार हो गया, ये कोई देख कर ना देखने वाली बात और आसान बात नहीं है। कांग्रेस सुप्रीमो को इस बात की सारी चीजों की कॉग्निजेंस लेनी होगी। थैंक यू सो मच। एंड एपीसीआर के साथ हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Time is running out and I have to be very brief. I think, please, awards are a great barometer of testing the perfectionism of the people who have worked on a certain project and brought out a beautiful product which is to the liking of everyone. So awards are also a barometer of the people who judge the work of art, the work of perfection, and in this context of the Gaddar Awards being given to Hyderabad Radhakar movie, I would like to say that the government of the time has displayed tremendous, unbelievable amount of intellectual and moral bankruptcy. And in no person of any taste, no person of any education would want to see that movie and look at it in a one-sided way and think that it has achieved some objective. It has created a divide. The divide was already there. It has perpetuated it. It resulted in a few more votes for somebody. Somebody came to power, but it has divided the population among religious and casteist lines, and that is a great disservice that has been done to society. But I would not like to comment too much on the awards as it is, because I don't believe in awards. Awards are no measure of anybody's greatness, because awards are given primarily out of various other considerations other than perfectionism. So if you want to read about awards, 50, 60 years ago, Irving Wallace, I think, had written the book Prize. You will get a very in-depth understanding of awards, how they are given, and what considerations take place. Award
if you are a real perfectionist, you don't care for awards, as was the case, as is the case with Amir Khan. He went to an office where awards are given from, and there he could hear somebody, some others are equal to him, talking terms with the people who were giving awards for the coming function. And he decided that day that he will never take any award from anyone. That is how it should be. To us, it does not matter. We look at things in their perfection. For us people working in a media corporate, we knew 6 months in advance as to who would be the winner of a Miss World or Miss Universe contest sometime in the late 1999 or 2000. The award was given away in London. So we understand the uselessness of awards, because when we see the corruption that goes into it and what are the things. But what I have come here to talk about is basically to give you a little more brief of your basic understanding of this caste divided society, religion divided society that we are living in now, which was once a society of a Ganga Jamni Tehzeeb. So now when you are being identified with your clothes and your diets and with your behavior, then it is pertinent to understand why this class division, this religious divide came about. It didn't come about very easily just like that. It all started as early as in 1895, when certain people of certain bent of mind started creating their shakhas all over the state of Hyderabad, the supposedly a Muslim state, but Hindu majority Muslim dominated state. But it was one of the finest states of its time. It always remained so. To go back in its history, one should remember that the founder of the state, Nizamul Mulk first, on his deathbed, he gave advice to his successors that in that advice, there are so many advice, and so many out of those so many advices were based on strictly the good conduct with your Hindu subjects with lots of emphasis. So that feeling was always there all through the reign of the Nizams from 1748 to 1724 to 1948. But this same very Nizam, when he was creating the state, he was respected as the most respected person in the whole of India by one and everyone. And after that, what happened? We had a fantastic state which had the lowest taxation amount, which had the lowest, highest literacy rate amongst other princely states. It had the best sanitation system. It got the electricity. All affairs of the modernity were brought to the state for the benefit of the people. Along with that, there was social harmony of an unbelievable kind. You can't give one single instance of any communal incidents except for the late 1930s or early 40s. So to give you an understanding as to how bad the situation was, the turmoil was being created in the state, and there were a lot of people who had to be put behind bars for the nefarious activities they were indulging in. And the thing went out to such an extent that there were about 8,000 prisoners in the prison of Hyderabad Riyasat who had been put behind bars for creating disturbances of all sorts in the state. And those 8,000 prisoners were released on the Silver Jubilee time of the Nizam VII in 1937. In 1937, so early in the day, much before police action, it was unthought of. And out of these 8,000 people, 7,000 people were from outside the state. So these elements which were coming from outside the states were also the ones who could any time don the clothes of Razakar and come out as Razakar and pretend to be Razakar and do some kind of a mayhem and give a bad name to Razakars. Razakar is a very noble word. It means volunteer. The people volunteered to be part of the Nizam's army or the Nizam's defense force or the Hyderabad's defense force, and that was happening because the commander-in-chief of Hyderabad forces had said way back in 1944 or something that I can't fight these people, these elements coming from across the border, creating mayhem in areas where there is a lot of disturbance, social disturbance, especially among the tribal and peasant class.
So who were the peasant class? Who were the tribal class? Naturally Hindu people. But who were they being oppressed by? They were being oppressed by local landlords, local zamindars, who had their presence very well entrenched in the royal court also, where no information about their atrocities would get it to the ears of the ruler or the ruling elite. So what happened is a lot of disturbance took place among the farmer class, the peasants class, and there came a stage where a good 2,000 square miles of Hyderabad area came under the occupation of these peasants who were rebelling against the local atrocity being committed. So as we talked about Vishnu Reddy, what was his name, and those other kind of people, they were converting loans, mere simple loans, into land sale. They were in no time at all. These landlords were becoming rich and rich by way of course, a sale deed. But what was the sale deed coming about due to? It was due to a loan taken. So that were so many disturbances were being created, and this nefarious system of VETI, VETTI, VETI, which was prevalent there in India for almost 2000 years, even from the Satavahana times. And VETI was what? VETI was forced labor, unpaid labor, and that labor you could extract from anyone who was weaker in the society and subject to the rule of a zamindar or deshmukh or anybody. So this forced labor was keeping people in perpetual poverty, and for that reason there was a lot of discontent among people. So at that time there was Second World War going on, new ideas, philosophies were coming into force. There was in the Andhra area, there were a lot of people who were getting attracted to these philosophies and ideologies, and they were seeing the rich fertile lands of Hyderabad by the thousands of acres, and they were wanting to grab those lands. So when they started instigating the farmers for a very good reason, the farmers had a reason, when they were instigating them, these Razakars who were hired even by the local Deshmukhs, along with their people, were committing atrocities on those people who were trying to create mayhem in their area. So they got a bad name, but the real thing came about after September 48 to between March 51. September 48 to March 51. So between that time, when there was no Hyderabad government, there was a military government, there was 40,000 Indian troops spread all over the state of Hyderabad. At that time, murders were taking place just like for fun. 914 murders took place. 2,500 and odd heinous crimes took place. All of those were registered. They happened under the very nose of the Indian military. And who were doing that? Not a Muslim. Not a single Muslim was killed. Not a single Muslim was booked. So Hindus were killing Hindus. Why? Because those Hindus for ages had been suppressing and oppressing these people, because there is so rampant a caste system in the society which could not get removed even by social reform or anything. But still there was chance it could have got done, and it didn't get done. So there were so many other factors which caused all of this. Most important point which I want to say for 1 minute more, and that is the Razakars committed atrocities from 15th August 1947 to 17th September 1948, and this is well recorded by the Pandit Sundarlal report, and they put the figure of their reported by about 1,000. Whereas soon after that, 40,000 minimum, 40,000 mostly Muslim people were killed, and they were killed by the people who were the notorious elements who had been active from decades together, and they created that mayhem for land grab, for money gain, for personal enmity, and so on. So that bigger issue of 40,000 dead has got watered down due to this propagation of Razakar. They were Razakars in police uniform. They were Razakars in Congress dress. They were Razakars of the Hindu variety. They were Razakars of the outstation variety. Their job was to go into India. It was go into Hyderabad. That would be called Operation Kabaddi. And the Kabaddi operation was to create mayhem, dismantle infrastructure, pull off the railway lines. All of that was there. And this had a very good reason
for all of it to happen, and it has got watered down, and only Razakars have been blamed. Believe me, there were 17 Razakars, listed Razakars, who went on to become ministers, and they were Hindu people. I know that, yeah. So I'm not going to say a single word about the history of Razakar. You can Google in the internet, or you can see the film Razakar, and you can read in your history books. Now the thing is how to stop this Razakar and who is the root cause for this award. ये बताना चाह रहा हूँ मैं. ये जो रजाकर का जो अवार्ड आने का है, मुझे पहले ही इंट्यूशन था. ये पसनूरी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाए थे गद्दर अवार्ड्स के बारे में, तो वहाँ पे मैं बोला था कि थोड़े राइटर्स भी रजाकर के लिए लिरिक्स लिख रहे थे. वहाँ पे एक फेमस राइटर आए थे, तो मैं जब भी बोला था कि गद्दर का नाम रख के अगर आप राइट विंग के फिल्म को अगर आप लिरिक्स लिखेंगे, कल उसको अवार्ड आएगा और उसका नाम गद्दर रहेगा तो कैसा होगा बोल के बोला था. एग्जैक्टली वही हुआ. एक राइट विंग के फिल्म को लेफ्ट विंग के गद्दर का अवार्ड दिए. इसके कल्प्रिट कौन है, इसका रूट कास्ट कौन है बोले तो यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी है. हाँ, इसलिए कि क्योंकि मैं उनको पहले से वॉच करते आ रहा हूँ. ये आरएसएस वो सब मैं नहीं बोलता. उन्होंने स्कूल आरएसएस पढ़े, टीडीपी में कॉलेज करे, अभी कांग्रेस में जॉब कर रहे. जब उन्होंने जॉब सही नहीं कर रहे तो कांग्रेस वाले जॉब से निकाल देना चाहिए अभी, है कि नहीं? क्योंकि इतना इनएफिशिएंट और इतना बैड डिसीजन, हिस्टोरिकल ब्लंडर है ये. ओके, दैट नो सीएम कैन डू, नो सीएम कैन डेयर टू डू दिस. ही हैज डन दैट. ही इज द कल्प्रिट. क्योंकि मैं शुरू से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये गद्दर का नाम उन्होंने ही रखे बिना किसी डिस्कशन के, सिविल सोसाइटी से या किसी से भी डिस्कस नहीं करे. उसके बाद अभी फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को भी उन्होंने ही अपॉइंट करे. उनका नाम वेंकट राम रेड्डी है. उनके नाइबर थे, उतना ही है उनका क्वालिफिकेशन और उनके कैस्ट है, रेड्डी है. तो बहुत खुशी से रखे उन्होंने उनके नाइबर को, उन्होंने फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में रख लिए. तो ये रेड्डी साहब जो फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदर है, चेयरमैन है, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हम पूरे जूरी लोग ट्रांसपेरेंसी से पूरा फाइनल करके सीएम के घर को गए बोले. रात में जाके उनसे डिस्कस करे बोले. जूरी मेंबर्स लिफाफे में खोल के अनाउंस करना रहता. सीएम के घर को क्यों गए ये लोग? सीएम को बताने की जरूरत क्या है? हाँ, वो जूरी का क्या है, उल्लंघन है वो. तो ये पूरा एमेच्योर और ये पूरा जो अवार्डों का तरीका था, ये पूरा क्या बोलते एक नॉर्म्स भी फॉलो नहीं करे, थोड़े रेगुलेशंस भी है. अभी मैं ये बताऊंगा कि कैसा रुकाना चाहिए ये फिल्म को. ओके, हम वॉइस दे रहे हैं, पहले भी आप लोग दिए, आप पिल भी डाले, फिर भी नहीं रुका. चाहे तो गवर्नमेंट रोक सकती थी, गवर्नमेंट खुद देना चाहिए, दे दी ना, देना चाहे तो ही दी ना. वो रोक सकते थे. जब ये जूरी मेंबर्स उनके घर गए थे तो ये ब्लंडर होगा, ये फिर रीवेरीफाई करो, हिस्टोरिकल फिल्म बोल के दिए. और गवर्नमेंट जब अवार्ड दी तो वो हिस्ट्री सही है बोल के साबित हो जाता फ्यूचर जनरेशन्स में. तो ये फिल्म को रोकना तो बहुत ज़रूरी है. उसके लिए मेरे पास रेगुलेशंस है, इसमें पूरे नंबर्स के साथ है, और 100% ये फिल्म रुक जाएगा. हम गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम देंगे कि उनकी इज्जत बचा ले. 1 महीना टाइम या 15 दिन टाइम देंगे. अगर नहीं दिए तो भी कोर्ट से मैं वकील साहब को ये दूंगा, मैं पूरे रेगुलेशंस. इसमें 2-3 नाम से इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है. नेशनल इंटीग्रेशन अगर नहीं है, उसमें कुछ कम्युनल हार्मनी नहीं है, यूनिटी ऑफ नेशन नहीं है, तो वो फिल्म को एक्सेप्ट ही नहीं करना बोल के है. और एक लूपहोल ये मिला के उसमें जो गाने लिखा कासरला श्याम, उन्होंने खुद फिल्म जूरी में है और वो फिल्म को अवार्ड आया. तो ये ऊपर वाले का करम है कि कुछ ना कुछ एक लूपहोल अलग तरीके से अपने को मिल गया. जूरी रह के, जूरी अगर वो फिल्म में काम किया और वो फिल्म को अवार्ड आया तो पूरी जूरी नॉन एलिजिबल है. तो एक्चुअली आप लोग रजाकर के पीछे पड़े, मैं तो दूसरे फिल्मों के पीछे भी पड़ा, क्योंकि एक स्मगलर के फिल्म को गद्दर अवार्ड दिए. कैरेक्टर स्मगलिंग कैसा करना, पुलिस को कैसा इंसल्ट करना, वैसे फिल्म को भी अवार्ड दिए. ये पूरा एमेच्योरिटी है. मैं गवर्नमेंट से ऑलरेडी ये डिमांड कर रहा हूँ कि ये पूरे अवार्ड्स को अबॉलिश कर दे के फिर से एप्लीकेशंस लेके फिर जूरी रख के, ये जो गलती हो गई इसको सही कर लेने का मौका अभी भी है गवर्नमेंट को. ठीक है, पैसे दे दिए, वो उसका कोई माने ही नहीं है, वो कोई वैल्यू भी नहीं है. वो जो अवार्ड जो लिए वो यूजलेस है, क्योंकि सिविल सोसाइटी नहीं, पूरा तेलंगाना उसके ऊपर नाराज़ है, कोई खुश नहीं है उनके अवार्डों से. तो इसलिए क्या है,
इसमें हम कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट को हम ये बोलेंगे कि आप खुद सुधार लो। अगर आप नहीं सुधारेंगे, उनके गर्दन जो झुका था ना, वो फंड पे जाके हम ये अवार्ड को रिजेक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और रजाकर का फिल्म को, ये हिस्टोरिक फिल्म वो नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। फिर जब जिस दिन कैंसिल होगा, फिर हम एक हैप्पी मीटिंग रखेंगे, जब सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं APCR का शुक्रिया करना चाहूँगा कि मुझे ये मौका दिया अपनी बात यहाँ रखने का। जो गदर अवार्ड से रिलेटेड जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, सबसे पहले तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब ये पता चला कि रेवंत रेड्डी सरकार ने गदर अवार्ड रज़ाकार मूवी को दिया है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा इल्यूज़न नहीं था इस सरकार के बारे में और ना ही कांग्रेस पार्टी के बारे में। क्योंकि अगर पिछले 1.5-2 साल का ही अगर हिस्ट्री उठा के देखा जाए, रेवंत रेड्डी सरकार ने क्या क्या किया है सत्ता में आने के बाद, तो इसमें कोई भी भ्रम की गुंजाइश रह नहीं जाती कि ये सरकार एंटी पीपल सरकार है, अथॉरिटेरियन सरकार है। और इससे किसी भी तरह की प्रो पीपल गवर्नेंस की उम्मीद करना ही अपने आप में एक बेमानी है। अभी एज आई स्पीक टुडे इटसेल्फ दिस गवर्नमेंट हैज़ डिटेन्ड डजन्स ऑफ एक्टिविस्ट। और उनका फॉल्ट क्या था कि उन्होंने पैलेस्टाइन के सॉलिडारिटी में एक प्रोटेस्ट कॉल किया था US कॉन्सुलेट के सामने। और ये अगर किसी बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में ये होता तो लोग समझ सकते थे, लेकिन ये कांग्रेस सरकार के अंडर में ये हो रहा है कि आप पैलेस्टाइन का नाम ले रहे हैं, पैलेस्टाइन की सॉलिडारिटी में एक प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और हम लोग अभी जब भी ये सरकार आई थी, अभी 1-2 महीने ही नहीं हुए थे रेवंत रेड्डी सरकार को, तो उसने एक और कारनामा किया था जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। पिछले साल 20 जनवरी को हम लोगों ने एक हैदराबाद सिनेफाइल्स की ओर से राम के नाम मूवी स्क्रीन की थी। और क्योंकि उस समय पूरा राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में जो एक उन्माद फैलाया जा रहा था, हमने सोचा कि उसके बारे में लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए। तो रेवंत रेड्डी सरकार के कार्यकाल में ही हम लोग के खिलाफ मुकदमा लॉन्च किया गया और वो मुकदमा अभी तक चल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई बहुत ताज्जुब नहीं हुआ जब रज़ाकार मूवी को अवार्ड दिया गया, क्योंकि जो रेवंत रेड्डी ने खुद ही बताया है, उनका अपना हिस्ट्री बताया, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। जो पूरा राम के नाम इशू में अफसर मैम भी आई थी, शकील सर और सारा मैम वगैरह भी आई थी उसमें। तो रेवंत रेड्डी सरकार और उनकी पुलिस क्या करती है वो तो पता ही है, लेकिन हमें कांग्रेस सरकार का जो हिस्ट्री है, कांग्रेस पार्टी की जो हिस्ट्री है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में भी हमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आखिर कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत ही, कांग्रेस पार्टी के रूल में ही बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया। क्या हम वो भूल सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के तहत ही तेलंगाना की हम लोग बात कर रहे हैं। जब निज़ाम यहाँ पे तेलंगाना, हैदराबाद स्टेट में निज़ाम की सत्ता का पतन हुआ, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार में थी। 1948 से लेकर 1951 तक आखिर जो तेलंगाना के जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उसको दबाया गया, कुचला गया इंडियन मिलिट्री द्वारा, तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है कि हमें कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए कि कांग्रेस ये केवल रेवंत रेड्डी की बात है। रेवंत रेड्डी को अगर बदल दिया जाएगा तो कोई अच्छा नेता आ जाएगा तो
हमारी खुशहाली हो जाएगी या यहाँ पे वाकई सेक्युलरिज्म आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही थी। कांग्रेस पार्टी के जो सॉफ्ट हिंदुत्व का नतीजा आज हमें हार्ड हिंदुत्व के रूप में देखना पड़ रहा है। और ये जो हिंदुत्व की जो पूरी फाशिस्ट पॉलिटिक्स है उसको पालने पोसने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो हम इसको नहीं भूल सकते हैं। दूसरी बात, जब हम इस हिंदुत्व फाशिस्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए रजाकार जैसी मूवी का रोल क्या है। रजाकार जैसी मूवी एक सोची समझी साजिश के तहत जो फाशिस्ट आइडियोलॉजी है उसको पूरे समाज में फैलाने का एक तरीका है, क्योंकि फाशिस्ट दुनिया भर में अगर आप देखें तो उनका फाशिस्ट आइडियोलॉजी का सबसे अहम काम ये होता है कि एक इमेजिनरी दुश्मन खड़ा किया जाए जिसको समाज की जो तमाम समस्याएं हैं उसके जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर समाज में बेरोजगारी है, समाज में महंगाई है, ये सारी कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके लिए किसी एक माइनॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया जाए। जर्मनी में यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया, हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो उसके लिए आर्ट का, कल्चर का, लिटरेचर का और सिनेमा का इस्तेमाल इसी मकसद के लिए किया जा रहा है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है इंडिया में उनको एक दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, जैसा कि सावरकर और गोलवरकर ने लिखा भी था, अपने राइटिंग्स में साफ साफ लिखा था। उसी को आज आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सिनेमा के ज़रिए और हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है। तो इस फाशिस्ट प्रोजेक्ट को समझना जरूरी है और इस फाशिस्ट प्रोजेक्ट को किस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की जो कांग्रेस की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो कहने को तो सेक्युलरिज्म की नाम लेती है लेकिन हरगिज़ वो सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करती। हमारे ये मानना है कि इस देश में, न सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना में, पूरे देश में एक नए सिरे से एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है और जो एक ट्रू सेक्युलरिज्म पर बेस्ड हो, और वो मुमकिन है। हमें इस चीज़ का एहसास है कि आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये कोई अभी ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव कभी ना कभी तो खड़ा करना पड़ेगा। हमेशा हम क्यों सोचते हैं कि ये जो बनी बनाई पार्टियां हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं, उन्हीं में से किसी एक को हमें चुने? क्या ऑल्टरनेटिव नए सिरे से नहीं खड़ा किया जा सकता? हमारा मानना है कि ये खड़ा किया जा सकता है और दुनिया भर में ऐसे आंदोलन हुए हैं, रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट हुए हैं, यूथ ने खड़े किए हैं और हिंदुस्तान का युवा इस काम को करने में काबिल है, हमें मानना है। और उसका तरीका बस यही होना चाहिए कि वो ट्रू सेक्युलरिज्म पर बेस्ड हो, एक रेवोल्यूशनरी मास मूवमेंट। ट्रू सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि रिलीजन का पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रिलीजन एक प्योरली पर्सनल मैटर होना चाहिए। यहाँ पर जो आज़ादी के बाद भी जो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो पॉलिटिक्स की गई, जो कांग्रेस का जो सेक्युलरिज्म है, हमारा मानना है कि वो हरगिज़ कतई वो सेक्युलर पॉलिटिक्स नहीं है। वो अपने आप में जिसको सर्वधर्म संभाव नाम दिया जाता है, वो देर सबेर वो हिंदुत्व फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिक्स को ही मजबूत करने वाली है, क्योंकि असली सेक्युलरिज्म का मतलब होना चाहिए कि स्टेट का, पॉलिटिक्स का, रिलीजन से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और इस ट्रू सेक्युलरिज्म के बेसिस पर एक रेवोल्यूशनरी मास मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत है। उसी के ज़रिए हम इन फाशिस्ट फोर्सेस को हरा सकते हैं। वही एक तरीका है। किसी कांग्रेस, किसी रेवंत रेड्डी, किसी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। I think we're already running behind time, so there's not much time to speak. There was a visual recently of the Prime Minister sometime back sitting with his key senior people, watching the special screening of the film The Sabarmati Report. This was circulated on Twitter, which is now known as X, and simultaneously it was juxtaposed with pictures of Adolf Hitler watching propaganda film screening in Nazi Germany. I don't know how many of you are into history, but Hitler's chief propagandist was a person called Joseph Goebbels. He used to run short films, those were silent films in those days, on the same lines.
They even had a film institute or something like a film. 1 minute. Yeah, they had a film chamber in which they promoted such films. I don't see much difference between that and here now. If the Prime Minister is doing it, what excuse do we have that it's happening in Telangana? Yes, one of the speakers before me said that about Congress's history. Yes, there's soft Hindutva there, the RSS elements in the Congress as well. But if you are from a minority community, you'll know how limited your choices are. It is easy to say that, do away with all of these people. But a person from a minority community knows with what fear they live and what they face every day. So for us, it's choosing the lesser devil. But here, we have a very big devil sitting as a chief minister of this state. And sorry, we don't have to tolerate him because he's not even a congressman. He's a parachuted candidate who's come in over here. He's the Goebbels, he's the propaganda minister of BJP. Every time I talk about this, I bring up Nazi Germany. Last time also when I spoke about Nazi Germany because the parallels are so striking. Forget India, we are talking about Telangana. Few days ago, an extension of this fascist policies. I mean, of course, protesting for Palestine is all over the world, people are arrested for it. Not just in India or not just in Telangana. But a few days ago, now I'm not taking up for any political party here, but I'm pointing out something about rights. Okay? We talk so much about the Constitution, and Rahul Gandhi's pet project is Save the Constitution. A few days ago, KTR, opposition leader, had to go in for questioning regarding the Formula E racing scam. So he held a press conference in Telangana Bhavan, that is a BRS headquarters. And he said, of course, he said very bravely that we will face arrest, etc., etc. Of course, his supporters protested within Telangana Bhavan, which is a private property, a party's property. The police came in there and locked up Telangana Bhavan. People went from there to Nilofer Cafe across the road. Okay? Now, there are other people like you and me who love Nilofer Chai and Maska, Bun Maska. They were sitting there as well. The police went in over there. Again, that's private property. Chased away everyone, including innocent, people who were just enjoying a cup of tea. They banged their lathis on the chairs and made them get up and go from there. And then they pulled down the shutters of Nilofer Cafe. What is this government? Telangana government is nothing but a fascist government. I am not premature in saying that. If you can treat a political party like this, you and I are not safe. We are ordinary citizens. I'm not talking in favor of any party, but we are talking about rights. Rights are everyone's rights. It is not exclusive to a certain group. So, the time for talking is over. I always say hit the roads. This government is not safe, not with Revanth Reddy heading it here. I'm not going to talk about armed revolution, any kind of revolution. Let's be a little practical. Okay? But we have to raise our voices against this. Because Revanth Reddy sitting there, Revanth Reddy handing out the award, that too in the name of Gaddar, was just as bad as Nazi Germany for me. And we can't keep quiet anymore about this. We have to get more people to join the cause. A lot of people are upset they don't come out and say it because they're so scared of state persecution. You and I can face it tomorrow for saying the things that we're saying from here. But change is always spearheaded by a few people. It's always a few people who take the stand. So let us be those few. Thank you. इस वक्त सारे भारत में जितने फिल्म बनते हैं उन तमाम फिल्मों में साउथ इंडियन फिल्म्स का एक बहुत बड़ा एक मुकाम है। सारे भारत बल्कि हॉलीवुड के भी फिल्मों में इस बात पे गौर कर रहे हैं कि साउथ इंडिया के जो फिल्में बनते हैं केरला, तमिल, कर्नाटक और तेलुगु के, इन फिल्मों में एक मैसेज के जरिए वो लोग इतनी पॉपुलैरिटी पैदा किए हैं। ऐसे माहौल में हमारे तेलंगाना में फिल्म ऑफ चैम्बर कॉमर्स और ज्यूरी के में जो लोग बैठे हैं, अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो मैं समझता हूँ साउथ इंडिया शर्माएगा कि तेलंगाना हमारे उसमें गई को आ रहा, ये तेलंगाना का फिल्म इंडस्ट्री का वो टम्बरी ख़त्म कर दो हम
क्योंकि अच्छे लोगों में अच्छे का गलत आते ना, उतारा जिसको बोलते हैं, ये उतारे जैसे लोगों से हमारा साउथ बदनाम हो रहा। जहाँ तक रज़ाकार फिल्म का ताल्लुक़ है, ये गदर साहब एक महान शख्सियत थे और वो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते थे। उनके नाम से अवार्ड रख के एक रज़ाकार जैसी फिल्म को अवार्ड देना एक शर्म की बात है, क्योंकि रज़ाकार फिल्म ऐसी है इसको पब्लिक धुटकार दी। सिनेमा में 5 आदमी ने बैठ के फिल्म देखे वो, और इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है नारायण रेड्डी, वो बेचारे सियासी बेरोजगार थे। कई सियासी पार्टियों में कोशिश करे, नाकाम हुए तो एक एंटी नेशनल फिल्म तैयार करेंगे, कम से कम इसमें पॉपुलरिटी तो मिलती। वो नज़रिए से बनाए और इस तरीके के अननेशनल पॉपुलरिटी फिल्म को अवार्ड देना एक शर्म की बात है। जहाँ तक हमारे आज के दौर के सीएम साहब की बात है, हम लोग बोल रहे हैं, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि कांग्रेस को एक और पीवी नरसिम्हा राव मिले। पीवी नरसिम्हा राव पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को डुबाए, यकीन है मेरे को रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस को उसी तरह से डुबाएंगे। थैंक यू। हाँ, अब हालत देखिए मेरी आखिर में बोलने वालों की, कंक्लूड भी करेंगे आप उसको। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सेकेंड एवरी ईच एंड वन ऑफ यू what you have said. It's perfectly correct, and here it was very unfortunate that the state government has chosen this fictitious movie on the very sensitive issues, which is very controversial to each section of the society. Each and every one has a different way of looking at it. They look at it with a different prisms. Muslims have looked at it very differently. Hindus have looked at it differently. Communists have taken a different stand on this. So everyone, but the fact remains that there has been an atrocities and everything is that. But history is history, which is well read and well written. But when you distort the history, then it will create a mayhem in the societies all the time. And the selection in the category of history is completely misplaced now. They could have given any best fictitious movie or anything, but giving in the place in the history and the state selecting is completely uncalled for. It reflects the design of the selectors only to push the one community to the walls. It is completely with a design it has been done to create a divide among the SC, STs and minorities now. The SC, STs, minorities who are contemplating to work together to fight these fascist forces, now with this movie they will be pushed out. So this is one of the agenda, which is one of the plan of the state where they do it very differently. We have seen where the state is completely complicit in many ways, and also the state has an impunity of doing things where we have seen in Jainur, they have participated in the riots, in the genocide what happened in the Jainur. So as many of our friends have said, where we are trying here, but we have to make more concerted efforts now. We have to come out and we have to show ourselves. We have to build up more of, because the genuine history or whatever it has been written by many eminent historians and which is not being brought here, we have to bring all those things in front and we have to counter this issue. And there are so many issues now, we have to relentlessly fight it out. We cannot keep silent in these issues. We have to see that how the state will function from here onwards, and the state, how they are going to change Revanth Reddy or who is going to come the next. We have to make a choice here. Thank you so much. Thank you so much to all the speakers for patiently listening. And I was also supposed to be one of the speakers, so patiently give me 2 or 3 minutes to speak and listen to me. So the emotions have been evoked, and the CM's
photo coming on the stage with the producer of this movie and giving him the award, it was something like rubbing salt on our wounds. So अभी वो मामला थमा नहीं है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में मुसलमानों का नाम नहीं है, उसी इशू को लेकर हम लोग सब परेशान हैं और सिर्फ रो रहे हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सीएम साहब ने तो कह दिया कि आप लोगों ने एमएलए नहीं जिताया तो इसीलिए आपका कोई हक नहीं बनता अब मिनिस्ट्री के लिए। तो इस तरह है हमारा हाल कि हम तो बस ना घर के रहे ना घाट के रहे, इस तरह हमारा हाल हो गया है। और हमें बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि हमारी क्या हालत हो गई है मुसलमानों की। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी करीब से देख रही हूँ कि मजबूर है शायद या क्या है नहीं पता, कि यहाँ तक कि अवार्ड फंक्शन में सब सामने बैठे हुए थे, मौजूद थे, और सब वो भी अपलॉड कर रहे थे जब इस मूवी को अवार्ड दिया गया। तो बहुत अफसोस हुआ ये देखकर, और अब ये समझकर कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, तो मुसलमान सिर्फ कांग्रेस को ही वोट करेंगे, और इतना मुसलमानों को ईजी लिया जो जा रहा है, ये बहुत ही पेनफुल है हमारे लिए। और आई होप कि कांग्रेस हाई कमांड तक ये बात पहुंचेगी, और इस तरह की जो बार बार इशारे दिए जा रहे हैं कि मुसलमानों के सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है, तो ये बहुत तकलीफदेह है, और लॉन्ग रन में ये कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि हम वेल विशर्स हैं कांग्रेस के लिए, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि आप छोटी बीजेपी बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बड़ी बीजेपी तो है, तो जो सांगी लोग हैं वो तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो ये बीजेपी का छोटा भाई बनने की कोशिश मत करिए, इससे आइंदा नुकसान ही होने वाला है। और एक आइडियोलॉजी की लड़ाई, जिस तरह राहुल गांधी जी, प्रियंका जी हर वक्त कहते हैं, शायद वो पर्कुलेट नहीं हो पा रहा है पार्टी में अंदर तक, तो उस पर कांग्रेस को बहुत काम करना चाहिए। अब ये मूवी के बारे में क्या कहें कि बहुत अफसोस हुआ कि मुझे मूवी देखना पड़ा, बहुत जुल्म हो गया मेरे ऊपर, एक्चुअली उस मूवी को देखना पड़ा मुझे, लेकिन बहुत डिटेल में मैं देखी और फिर फैक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश की। कुछ हिस्टोरियंस यहाँ पर जो मौजूद है, जैसा अवधेश रानी साहिबा हैं, अपने गयूर साहब हैं यहाँ पर, तो अब सबसे बात हो रही थी मेरी, और अगर फैक्ट्स को आप वेरीफाई करने की कोशिश किए तो वहां पर सिर्फ एग्जैजरेशन है मूवी में, और वन साइडेड दिखाया गया है। आपको कोई हिंदू रजाकार नहीं दिखाया गया मूवी में, आपको मूवी में बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले सिर्फ मुसलमान ही दिखेंगे जो रजाकार है, आपको एक हरा शॉल ओढ़कर टोपी वाले दिखेंगे जो गाँव वाले सता रहे हैं। अभी जैसा आपने क्लिप्स में देखा कि जाकर वो जहाँ पर जो जिस बॉली से सब पानी पी रहे हैं, और उसमें काफ़ी नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, और वहाँ पर वो जाकर गंदगी कर रहा है बॉली के पास। तो इस तरह के सीन दिखा रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। निज़ाम के रूल में हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहते थे। कई हिंदू जिनसे हम बात करते हैं, आप वो याद करते हैं कि निज़ाम की आर्मी में हमारे दादा काम किए, या हमारे अभी अवधेश रानी साहिबा यहाँ पर बैठी हैं जो वो दौर देख चुकी हैं, तो किस तरह भाईचारगी का माहौल था। और एक रजाकार ऑफिशियली कोई निज़ाम का रोल ही नहीं था, रजाकार मूवमेंट जो था तो वो कासिम रिजवी का मूवमेंट था, और वो एक पैरेलल निज़ाम बनने की कोशिश कर रहे थे उस ज़माने में। हिस्ट्री को पढ़ने से हम ये बात को समझेंगे, और इस तरह से हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर और जैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हिस्ट्री को जो बताया जा रहा है, और वो बहुत ही अफसोसक है। ऐसे जहर फैलाने वाले तो कई आए कई चले गए। अब हम देख रहे हो केरला, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज वगैरह वगैरह। केरला स्टोरीज में 300 लड़कियों का दिखाया गया, लेकिन ढूंढने निकले तो उसमें से 3 लड़कियां भी नहीं निकले। तो इस तरह से एग्जैजरेशन करके मूवीज में सिर्फ एक ही इन लोगों का वो है कि नफरतों को किस तरह फैलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस तो ये हुआ कि हमारे सीएम ने तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ये मूवी को अवार्ड दिया, वरना ऐसे जहर फैलाने वाले, गंदगी फैलाने वाले जो लोग हैं उनकी जगह नाले में है। लोगों ने बता ही दिया, उस मूवी को कोई सक्सेस नहीं मिली थिएटर्स में, लेकिन इस तरह का जो स्टैंड लिया गया तो इसके हम लोग खिलाफ हैं। और एक प्रोफेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जो चाहती है कि कम्युनल हार्मनी के साथ सब लोग रहें, एपीसीआर इसको अपोज करती है। और कोशिश की हमने कोर्ट में, लेकिन उसमें कुछ वो नहीं हुआ हमारा, लेकिन डिस्पोज हो गया था मैटर। लेकिन आगे भी कोशिश करते रहेंगे, और आज आवाज़ उठाने के लिए जो सब लोग हमारे साथ यहाँ पर जमा हुए उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया।